ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के अस्तित्व में आने से सदियों पहले भारतीय मसाले मेसोपोटामिया, मिस्र और अरब तक अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। भारत के मसालों की महक ने सदियों से दुनिया को अपनी ओर खींचा। उदाहरण के लिए आज से करीबन 525 साल पहले जब 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया तो वो भी भारतीय मसालों की खोज में ही आया था। वास्को डी गामा 12,000 मील का सफ़र पूरा करके भारत पहुंचा और पूरे 3 महीने हमारी ज़मीन पर रहा। जब वो भारत से गया तो अपने साथ कई जहाज़ों में भारतीय मसाले भर कर ले गया। भारत के मालाबार तट पर वास्को डी गामा के आने से यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सीधे व्यापार की शुरुआत हुई। इससे पहले तक मसाले के लिए यूरोप अरब के व्यापारियों के सहारे पर था। अरब व्यापारी यूरोप के कारोबारियों को मसालों की पैदावार को लेकर विचित्र विचित्र कहानियां सुनाते थे, जैसे कि कैसिया दलदलों में उगता था, खतरनाक पंख वाले चमगादड़ जैसे पक्षियों द्वारा उसे संरक्षित किया जाता था जो खतरनाक आवाज़ें निकालते थे। इसी तरह दालचीनी को लेकर भी अरब व्यापारी कई सालों तक झूठ फैलाते रहे कि ये अरब के पास पहाड़ों की चोटियों पर उगती है। विशाल पक्षी दालचीनी की छड़ें अपने घोंसलों में ले जाते हैं। इस दालचीनी को पाने के लिए स्थानीय लोग इन पक्षियों के घोंसलों के पास ताजे गधे के मांस के बड़े टुकड़े रखते थे। फिर ये जीव भारी मांस के टुकड़ों को अपने घोंसलों में ले जाते थे। इन ऊंचे घोंसलों में पर्याप्त सहारा न होने के कारण ये मांस के टुकड़ों के भार से टूट जाते थे और ज़मीन पर गिर जाते थे। इससे स्थानीय लोग दालचीनी को जाकर इकट्ठा करते थे और इनसे काफ़ी महंगे दाम पर अरब व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। इस तरह अपने खरीदारों को ऐसी बेतुकी और झूठी कहानियां सुनाकर ये छिपाया जाता था ताकि उन्हें पता ना चल सके कि मसाले असल में पैदा कहाँ होते हैं। लेकिन वास्को डी गामा के भारत आने के बाद अरब के व्यापारियों का मसालों पर एकाधिकार खत्म हुआ और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल की सबसे ज़्यादा कमाई मसालों के व्यापार से होने लगी। मसाले उस समय कितने मूल्यवान थे इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक भेड़ के बदले 1 पाउंड अदरक मिल पाती थी। 1 पाउंड जावित्री खरीदने के लिए 3 भेड़ें देनी होती थीं। कुल मिलाकर इससे पता चलता है कि मसालों ने काफ़ी समय तक दुनिया भर के व्यापार पर राज किया। भारतीय मसालों ने भी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक है और खपत और निर्यात करने वाला देश है। लेकिन पूरी दुनिया में स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर यही भारतीय मसाले आजकल विवादों में हैं। भारत के 2 दिग्गज मसाला ब्रांड हैं एमडीएच और एवरेस्ट। उनकी क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खबर है कि अब हांगकांग और सिंगापुर के बाद पड़ोसी देश मालदीव्स ने भी 2 भारतीय मसाला ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट के कई उत्पादों पर रोक लगा दी है। तो आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि पूरा मामला क्या है, एथिलीन ऑक्साइड क्या है और इससे कैंसर का खतरा कितना है। मसालों का निर्यात करने से पहले कितने तरह की जांचें की जाती हैं, ये जांच किन लैब में होती है और कौन करता है, भारत सरकार के नियम कायदे क्या हैं, भारत हर साल कितने अरब का मसाला निर्यात करता है, भारतीय मसाला बोर्ड का क्या काम है, इससे पहले खाने पीने की किन चीज़ों को लेकर कब कब इशू बन चुका है और भारतीय फूड आइटम अक्सर विदेश में निशाने पर क्यों रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हांगकांग और सिंगापुर के बाद मालदीव्स ने भी अपने यहाँ एवरेस्ट और एमडीएच मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। मालदीव्स की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी एमएफडीए ने कहा कि भारत में बनने वाले मसालों के 2 ब्रांड्स में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। न्यूज एजेंसी अधादू ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स सरकार अभी तक इन मसालों से होने वाले खतरों का मूल्यांकन कर रही है। मालदीव्स के खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि दोनों भारतीय मसाला ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट का वहां आयात होता है। बैन लगाने के फैसले के साथ मालदीव के फूड रेगुलेटर ने सिंगापुर की नियामक, सिंगापुर फूड एजेंसी और हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी की हालिया एडवाइजरी का भी हवाला दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। हाल ही में हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ पैकेट बंद मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया था और इसकी खरीद बिक्री को भी रोकने को कहा था। हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने कहा था कि एमडीएच कंपनी के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला मिक्स्ड पाउडर और करी पाउडर मिक्स्ड मसाला में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। इसके साथ ही सिंगापुर में इस मसाले के आयातक मुथैया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को कहा गया है कि वो इस प्रोडक्ट को बाजार से तत्काल प्रभाव से वापस ले ले।
सिंगापुर की फूड एजेंसी ने कहा है कि उपभोक्ता एवरेस्ट के फिश करी मसाले का इस्तेमाल ना करें। उसने कहा कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से किसी फौरी जोखिम का खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल से इस तरह के केमिकल से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। सिंगापुर के बाद इस लिस्ट में अब मालदीव्स का भी नाम जुड़ गया है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ये एथिलीन ऑक्साइड और क्या है और इससे कैंसर का खतरा कितना है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 10.7 सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड ज्वलनशील और रंगहीन गैस बनाता है। ये कीटाणुनाशक और स्टेरलाइजिंग एजेंट और कीटनाशक के रूप में काम करता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने और मसालों में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में रखा है। एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड हैदराबाद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इबन मैथ्यू ने द लल्लन टॉप को एथिलीन ऑक्साइड के बारे में बताया। वो बताते हैं कि ये एक तरह का कीटनाशक या जीवाणुनाशक है जिसका इस्तेमाल धुआं करके मसालों वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है ताकि मसाले लंबे समय तक चलें। इसका इस्तेमाल अक्सर फार्म वगैरह में किया जाता है। कार्सिनोजेन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है, यानी ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है। एथिलीन ऑक्साइड से लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर हो सकते हैं। पेट और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि एथिलीन ऑक्साइड भारत में पंजीकृत कीटनाशक नहीं है। पंजीकृत कीटनाशक ऐसे कीटनाशक होते हैं जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIB एंड RC के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं और जिनके कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। खाने पीने की चीज़ों में इनके अवशेषों के मानक तय होते हैं। पीने की किसी चीज़ों में केमिकल वगैरह के अवशेषों की एक लिमिट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने तय कर रखी है, जिसे अधिकतम अवशेष या स्तर या फिर MRL कहते हैं। वहीं मसालों के मामले में ये कीटनाशक वगैरह के बचे अवशेषों का अधिकतम स्तर होता है जिसका इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। 8 अप्रैल 2024 को FSSAI ने एक आदेश जारी कर मसालों में कीटनाशकों की MRL बढ़ाने की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि जो कीटनाशक CIB एंड RC के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उनके मानक तय हैं। उनकी अलग अलग कीटनाशक के मुताबिक अधिकतम सीमा है, लेकिन जिन कीटनाशकों के लिए MRL तय नहीं है उनके लिए नया MRL 0.1 mg/kg तय किया गया है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने FSSAI को एक लेटर भी लिखा था। इस पर पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने भी पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि ये एक चौंकाने वाला फैसला है। इसके पीछे के तर्क को निराधार भी बताया गया। पत्र में सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर नरसिम्हा रेड्डी ने इस आदेश को पूरी तरीके से अवैज्ञानिक करार दिया। ये भी बताया कि कीटनाशकों के लिए पहले ये लिमिट 0.01 mg/kg थी, जिसे 10 गुना बढ़ाकर 0.1 mg/kg कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन फील्ड ट्रायल नहीं करती है, जिनका हवाला देकर के ये लिमिट बढ़ाई गई है। यहाँ फील्ड ट्रायल का मतलब ज़मीनी स्तर पर जांच से है। FSSAI ने MRL लिमिट को बढ़ाने के बारे में पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया के CEO दिलीप कुमार ने द लल्लन टॉप को बताया कि अनरजिस्टर्ड कीटनाशकों के लिए MRL की सीमा बढ़ाए जाने से कई नुकसान हो सकते हैं। मसलन भारतीय प्रोडक्ट्स को विदेशी बाजारों में नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उनके मानक हमसे अलग या फिर सख्त हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय किसानों को भी इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दूसरे देश के प्रोडक्ट्स जो बाकी जगह के मानकों में खरे नहीं उतरते, उन्हें भारत में बेचने के लिए भेजा जा सकता है। इससे फूड इंडस्ट्री को भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को खाने में अधिक टॉक्सिक मिलना एक और बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि मानकों को यूरोपीय मानकों के आधार पर रखा जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को भी बेहतर प्रोडक्ट्स मिल सकें। वहीं हांगकांग और सिंगापुर के बैन के बाद भारतीय मसाला बोर्ड भी हरकत में आ गया है और इस मामले पर जांच की बात कही है। FSSAI ने देश भर के सभी ब्रांड्स के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। उसने नए सिरे से इनकी क्वालिटी की जांच करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने लाइव मिनट को बताया कि FSSAI ने सभी राज्यों के फूड कमिश्नर को इस संबंध में आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये सैंपल इन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इकट्ठे किए जाएंगे। इन्हें पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की जांच में सक्षम लैब में भेजा जाएगा। अगर जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो इन ब्रांड्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा FSSAI ने भारतीय मसाला बोर्ड को भी अलर्ट कर दिया है। भारतीय मसाला बोर्ड का काम भारतीय मसालों के विकास, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ये भारत के मसाला निर्यातकों और विदेशों में आयातकों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी और 52 मसालों और मसाला प्रोडक्ट्स इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। ताजा विवाद को लेकर भारतीय मसाला बोर्ड के डायरेक्टर AB रेमाश्री ने कहा कि बोर्ड इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अब समझते हैं कि भारतीय मसालों का निर्यात होने से पहले किस तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। भारतीय मसालों का निर्यात करने से पहले उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मसालों का भौतिक परीक्षण होता है। उसमें कोई जहरीला तत्व तो नहीं है, गंदगी या फफूंद की जांच होती है, बैक्टीरिया वगैरह की जांच होती है। मसाले विदेश भेजने से पहले उनमें नमी की मात्रा भी चेक की जाती है। खेती किसानी में आजकल कई तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में मसालों में इन अवशेषों का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा मसालों में लेड, कैडमियम और पारा जैसी भारी मेटल्स की उपस्थिति की भी जांच होती है, जिनका अधिक मात्रा में सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ देशों में खाद्य उत्पादों में रेडिएशन के स्तर को लेकर भी कड़े नियम हैं। इन नियमों का भी पालन किया जाता है। मसालों के निर्यात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री की जांच ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये परीक्षण आमतौर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाते हैं। एक बार जब मसाले इन परीक्षणों में सफल हो जाते हैं तो उन्हें निर्यात के लिए उपयुक्त माना जाता है। कीटनाशकों को लेकर कई देशों में अलग अलग नियम हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों के MRL तय होते हैं, लेकिन जो कीटनाशक आमतौर पर इस्तेमाल या रेगुलेट नहीं होते उनके लिए अलग नियम है। CFS के मुताबिक सामान्यतः जिन कीटनाशकों के MRL तय नहीं हैं उन्हें रेगुलेट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि जीरो टॉलरेंस, जिसके मुताबिक ऐसे कीटनाशकों की कितनी भी मात्रा कम ही क्यों ना हो गैर कानूनी मानी जाती है। अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये मानक हैं। दूसरा है तय मानक। इसमें अनिर्धारित MRL वाले कीटनाशकों के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी जाती है। जैसे ऐसे कीटनाशकों के लिए यूरोपीय यूनियन और जापान में 0.01 mg प्रति किलोग्राम की तय सीमा है। अब ये जानते हैं कि मसालों के मामले में भारत कौन से पायदान पर है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक देश है। भारत के मसालों की महक पूरी दुनिया में फैल रही है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2005 से 2021 के बीच मसालों का निर्यात 30% बढ़ा है। मसालों के ग्लोबल कारोबार में भारत का हिस्सा 43% से ज़्यादा हो चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने करीबन 32,000 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात किया। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात काले मिर्च, इलायची, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया और जीरा का होता है। MDH और एवरेस्ट भारत के मसाला बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से हैं। MDH को भारतीय मसालों का बादशाह कहा जाता है। इस बीच MDM ने इस हालिया विवाद को लेकर के स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी का कहना है कि उसे अभी तक हांगकांग या सिंगापुर के फूड सेफ्टी रेगुलेटर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिला है। कंपनी ने अपने उत्पादों में हानिकारक कीटनाशक पाए जाने के आरोपों को गलत बताया और कहा कि इस तरह के आरोप लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। कंपनी का कहना है कि वो स्टोरिंग से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक किसी भी स्टेज में अपने उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करती है। इसी तरह न्यूज़ वेबसाइट वियॉन को दिए जवाब में एवरेस्ट ने कहा है कि उनके सभी प्रोडक्ट कड़ी जांच के बाद ही तैयार किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हम साफ सफाई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का कड़ाई से पालन करते हैं। एवरेस्ट ने कहा है कि उनके हर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने से पहले स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच से गुजरते हैं। फिलहाल हम आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम इस मामले की पूरी जांच करेगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया गया है। कुछ साल पहले अमेरिका का कहना था कि भारतीय मसालों में साल्मोनेला नामक जीवाणु है और उसने कई मसाला निर्माण और निर्यात करने वाली कंपनियों को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि USFDA के निगरानी सूची में डाल दिया था। 1987-88 में साल्मोनेला के कारण भारतीय काले मिर्च को भी अमेरिका में बैन कर दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार और USFDA के बीच अमेरिका को निर्यात की जाने वाली काले मिर्च की टेस्टिंग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन करना पड़ा था। USFDA ने साल 2009 से साल्मोनेला संक्रमित उत्पादों के कारण लगभग 200 भारतीय फर्मों को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया था। साल 2022 में तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को ये कहते हुए लौटा दिया था कि भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने करीबन 57,000 टन भारतीय गेहूं की खेप को वापस कर दिया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।